गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज है। इसी के कारण को, लक्षण को कैसे पता करना है, क्या इलाज होता है, इससे बचाव संभव है कि नहीं, इस तरह के जितने भी विषय इस बीमारी से संबंधित है उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज की कैटेगरी में आती है और एक और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती है क्रोन्स डिजीज, जिसके बारे में थोड़े दिन पहले मैंने बताया था आप लोगों को। तो आज बात करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस की। क्या है अल्सरेटिव कोलाइटिस? ये बड़ी आंत में होने वाली बीमारी है जिसमें बड़ी आंत की जो इनर सरफेस होती है, बड़ी आंत के 4 हिस्से होते हैं, सिरोसा, मसल लेयर, सब मिकोसा और मिकोसा। तो बड़ी आंत की जो सबसे अंदर की लेयर होती है, मिकोसा, सब मिकोसा, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें सूजन होती है, उसमें अल्सर बनता है, उसमें घाव बनती है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे अंदर वाली लेयर में ये अफेक्ट करती है और इसमें सिर्फ बड़ी आंत में असर आता है, कोलन में और रेक्टम में। जबकि जो क्रोन्स डिजीज है वो आंत के सारे हिस्से को अफेक्ट करती है और वो मुंह से लेके एनस तक, मल द्वार तक कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन ये सिर्फ बड़ी आंत तक ही लिमिटेड रहती है। और इसमें जो बीमारी है एनस से लेके, मल द्वार से लेके ऊपर की तरफ फैलती है। कहने के मतलब है कि इसमें कंटिन्यूअस लीजन होता है। अभी होती क्यों है, इस बीमारी का क्या कारण है, अल्सरेटिव कोलाइटिस होने की क्या वजह है? तो ये एक तरीके से इम्यून फंक्शन है। शरीर के खुद के सेल्स ही एक्टिवेट हो जाते हैं, डिसफंक्शनल हो जाते हैं और अपने ही शरीर के सेल्स को मारने लगते हैं। तो एक तरीके से इसको ऑटो इम्यून डिजीज कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है, एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति में जीन में बदलाव और इन्वायरमेंटल फैक्टर, मतलब कि बाहर से आए हुए बैक्टीरिया, वायरस या खाना रहता है, उसके अगेंस्ट में ये इन्फ्लेमेटरी सेल एक्टिवेट होते हैं। फिर बड़ी आंत के अंदर मिकोसा के सेल्स, उसमें डैमेज होने लगता है, उसमें घाव बनने लगता है, सूजन होने लगती है। तो इसके पीछे की ये वजह है। मतलब कहने का मतलब है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस में कोई बाहर से ना तो कोई इन्फेक्शन आता है, ना तो कोई टाइप की कैंसर है, ना और किसी तरह की समस्या रहती है, बल्कि शरीर के खुद के ही इम्यून सेल्स बीमारी को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए इस बीमारी का 100% केस में क्योर नहीं पॉसिबल है। इस बीमारी के लक्षण को और इस बीमारी से होने वाली जो दूसरी समस्याएं हैं, कॉम्प्लिकेशन को, उससे ही बचा जाता है। बात करें कि ये किस उम्र में होती है और इंडिया में कितने लोगों को होने की संभावना रहती है, तो पहले ये बीमारी ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड में देखी जाती थी, डेवलप्ड कंट्री में। अभी अपने इंडिया में भी होने लगी है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस अब धीरे धीरे इंडियन पॉपुलेशन उसमें भी होने लगी है, क्योंकि अपने यहाँ भी खाने का जो पैटर्न है वो धीरे धीरे चेंज होता जाता है। ज़्यादातर जो इसके पेशेंट रहते हैं वो 30 साल के पहले ही डिटेक्ट हो जाते हैं। मैक्सिमम केसेस में, बाहर वाली किसी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में 15 से 30 साल के व्यक्तियों में ये पहली बार पता चलता है और महिलाओं में और पुरुषों में होने की संभावना बराबर रहती है। तो ये हमने कारण देख लिया। अब इस बीमारी के लक्षण को समझते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर किसी को है तो क्या समस्या आएगी। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इस बीमारी में बड़ी आंत में छाले पड़ते हैं और सूजन हो जाती है और बड़ी आंत में छाला पड़ता है। तो जितने भी लक्षण है वो सब बड़ी आंत से ही संबंधित रहते हैं, जैसे कि दस्त लगना, डायरिया लगना, डायरिया के साथ ब्लड आना। तो इसमें ब्लड भी आ सकता है। ब्लडी डायरिया एक इसका फीचर है। हर पेशेंट को डायरिया के साथ ही ब्लड आए जरूरी नहीं है। कुछ लोगों की सिर्फ फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, कुछ में म्यूकस आता है, कुछ लोगों में ब्लड आता है। इसके साथ अर्जेंसी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट रहते हैं उनको तुरंत टॉयलेट जाना है, उसकी एक अर्जेंसी रहती है और करने के बाद भी पेट पूरी तरीके से नहीं खाली हुआ है, वो भी एक फीलिंग आती है। इसके अलावा दर्द होना, मरोड़ होना। बेसिकली इसके जो लक्षण है वो इस बात पे डिपेंड करते हैं कितनी सीवियरिटी की है, तब आंत के अंदर कितने सारे घाव हैं, कितनी सूजन है और कितने एरिया को अफेक्ट की है, उस हिसाब से लक्षण आते हैं। तो दस्त लगना, अगर किसी को काफ़ी लंबे समय से दस्त लग रहे हैं, स्पेशली 2-3 हफ्ते से ज़्यादा समय हो गया है और दवाइयों से रिस्पांस नहीं आ रहा है, एंटीबायोटिक वगैरह खाने से रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो फिर ये अल्सरेटिव कोलाइटिस एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आता है कि ये भी बीमारी हो सकती है। तो दस्त लगना, पेट में दर्द होना, मरोड़ लगना, स्टूल में खून आना, इस तरह के लक्षण आते हैं। और कुछ पेशेंट्स में इसके कारण फिर न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने लगती है, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। और कुछ व्यक्तियों में आंत के अलावा बाहर भी लक्षण आते हैं, जैसे कि स्किन में छाले पड़ना, आँखों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, आँख में दिक्कत होना, यूवेआइटिस या अर्थराइटिस, मतलब जॉइंट्स में भी इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल भी सिम्टम्स कुछ व्यक्तियों में आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ व्यक्तियों में चूंकि इन्फ्लेमेटरी लीजन है तो बुखार का आना, हल्का बुखार भी आ सकता है। शरीर के अंदर चूंकि इन्फ्लेमेटरी सेल्स बढ़े हुए हैं, काफी सारे लोग रहते हैं जिनको हल्का बुखार भी हो सकता है। कुछ लोगों का वजन कम होने लगता है, ये भी एक लक्षण देखने को मिला है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होने से थकान का लगना, ये भी फीचर देखने को मिला है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस में इस तरीके से व्यक्ति को लक्षण आते हैं। बहरहाल ये लक्षण और बहुत सारी बीमारियों में पेट संबंधी या आंत संबंधित आ सकता है, इसलिए सिर्फ लक्षण के हिसाब से 100% केस में नहीं बताया जा सकता कि किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि नहीं है। तो अब आ जाते हैं जो अगला हमारा टॉपिक है कि जांच, कौन सी जांच करवाना है।
तो किस जांच से पता चलेगा किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है नहीं? तो इसके लिए 3-4 तरह की प्रमुख जांचें हैं, पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट जांच है कि बड़ी आंत के अंदर कैमरे के द्वारा देखना, जिसको हम लोग कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी बोलते हैं, कि अंदर की जो लेयर है आंत की उसमें कैमरे से देख लिया जाएगी कोई छाला है, घाव है, अल्सर है, कितना है वो देखना। और अगर कोई नॉर्मल एरिया मिलती है तो उसमें से टुकड़ा ले लेना, जिसको बायोप्सी बोलते हैं। तो बायोप्सी में काफ़ी अच्छे से पता चलता है, और जो ये कैमरे से जांच होती है कोलोनोस्कोपी। इसके अलावा दूसरे भी टेस्ट हैं जैसे कि एक्सरे है, सिटी स्कैन, एमआरआई, ये भी कुछ चीज़ों को रूल आउट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा स्टूल में टेस्ट करना, स्टूल में आरबीसी आती है, ओवा, पस सेल्स, ये सब भी देखना रहता है कि दूसरी बीमारियां हैं कि नहीं, ये सब रूल आउट करने के लिए। ब्लड में कुछ टेस्ट होते हैं जिनको करवाया जाता है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस से संबंधित कोई स्पेशल चीज़ें ब्लड में नहीं पता चलती, लेकिन दूसरी बीमारी रूल आउट करने में मदद मिलती है। तो बहरहाल जो सबसे इम्पॉर्टेंट जाँच है वो बायोप्सी की है, जिसमें टुकड़ा ले लेना और कोलोनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी से अंदर घाव छाले को देखना, उससे लगभग पता चल जाता है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि नहीं। तो ये हो गई जांच। अब इसका इलाज क्या होगा? अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो इसका क्या इलाज होगा? तो उसको सबसे पहले ये समझना है कि बीमारी अपने ही शरीर में डिस्टर्बेंस है, इम्यून माल फंक्शन है। तो एक तो इसको 100% केस में क्योर नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी दवाई किसी तरीके से हमेशा के लिए नहीं ठीक किया जा सकता। जो इसका एम रहता है इस बीमारी में कि जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं, जो आंत के अंदर, बड़ी आंत के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन, उसको कम किया जाए। एक तो दवाइयाँ हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, दूसरा आपको सही खाने का चुनाव करना है। तो मेडिसिन, डाइट, और कुछ पेशेंट में स्पेशली जिनको बहुत सीवियर बीमारी हो जाए या कॉम्प्लिकेशन कुछ हो जाए, उस केसेस में सर्जरी, मतलब जिस एरिया को ये अफेक्ट की है उसको निकाल दिया जाए। तो सर्जरी वाला ऑप्शन तो बहुत ही कम केसेस में ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादातर केसेस में दवाइयों से काम हो जाता है। तो दवाइयाँ, काफ़ी तरह की एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि किसी को कितनी सीवियरिटी की बीमारी है और कितनी एरिया को अफेक्ट की है। जो एक इसमें स्पेशल दवाई यूज करी जाती है वो होता है 5-अमीनोसैलिसिलिक एसिड। इसमें मिसेलामाइन होती है, सल्फासलाजीन है। इस दवाई को देने से इन्फ्लेमेशन सबसाइड होता है, जो कि इस बीमारी में अच्छे से काम करती है। और इसके अलावा स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेशेंट होती है। स्टेरॉइड, काफ़ी तरह की स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, तो इसमें प्रेडनिसोलोन यूजली यूज करी जाती है। और भी इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ हैं, एजाथियोप्रिन है, साइक्लोस्पोरिन है, 5-फ्लोरोयूरेसिल है, जो कि स्ट्रांग इम्यूनोसप्रेशन दवाइयाँ हैं। इनको एंटी कैंसर दवाइयाँ भी बोल सकते हैं। जब ज़्यादा सीवियरिटी का होता है उस केसेस में यूज करी जाती है। और कुछ दवाइयाँ हैं जो इंजेक्शन के रूप में दी जाती हैं, इन्फ्लिक्सिमैब वगैरह, जो कि स्ट्रांग एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन की तरह काम करती हैं। तो अगर किसी को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो इन सब दवाइयों में से चयन किया जाता है। एक बार बीमारी जैसे किसी को हुई, एक्टिव फेज में है, दवाई से वो कंट्रोल हो गई, फिर जो कंट्रोल वाला पीरियड रहता है उसको मेंटेनेंस फेज बोलते हैं। अब उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं कि ये बीमारी दोबारा से ना होने पाए, रिकर नहीं होने पाए। और ऐसे व्यक्तियों में जिनमें इन सब चीज़ों से भी आराम नहीं मिलता, उस केसेस में जिस हिस्से में बीमारी ज़्यादा हो गई है, बढ़ गई है, उसको निकाल दिया जाता है। उस हिस्से को निकालने से फिर ये बीमारी ठीक हो जाएगी। तो सर्जरी भी एक ऑप्शन रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि इस बीमारी को 100% केस में किसी दवाई या किसी और तरीके से नहीं ठीक कर सकते, बल्कि जो भी इन्फ्लेमेशन है, जो इम्यून सेल्स डिसफंक्शन हो गए हैं, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, अपने शरीर के सेल्स को मार रहे हैं, उनको सप्रेस करना है। तो उसके लिए जैसा कि मैंने 2-3 तरह की दवाइयाँ बताई, मेन स्टेरॉइड है, इसके अलावा मिसेलामाइन है, 5-अमीनोसैलिसिलिक एसिड है, और दूसरे इम्यूनोमॉड्यूलेटर और बायोलॉजिक्स मेडिसिन होती हैं, ये सारे दी जाती है। इसके अलावा दर्द की दवाई है, डायरिया की दवाई है, मरोड़ की दवाई है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, मल्टीविटामिन है, कैल्शियम है, उनकी कमी है तो उसके लिए दवाइयाँ हैं। इस तरह की बाकी जो दवाइयाँ रहती हैं वो साथ में कॉम्बिनेशन में चलेंगी। और इससे संबंधित 1-2 और क्वेश्चन ले, काफ़ी सारे लोगों का ये कंसर्न रहता है कि इससे क्या हम बच सकते हैं क्या, मतलब अगर किसी की फैमिली में है तो हमें ना, उसके लिए हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये जेनेटिक बीमारी है, फैमिलीज़ में होती है, पर इसके लक्षण को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर किसी को होती है तो उनको चेकअप करते रहना है टाइम टाइम पे। तो ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के बारे में जानकारी है, जो कि एक बड़ी आंत की बीमारी है। इससे संबंधित जितनी बातें हो सकती हैं वो बताने की कोशिश करी। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।